हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के 1999 के सिविल के पेपर का सीपीसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको कुछ अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा। इस वीडियो के अंदर हम ऑरली डिस्कस करेंगे क्योंकि जो मेरा पेन है वो ख़राब हो रखा है स्टाइलिस वाला, तो जो वो आ जाएगा तो उस हिसाब से हम रिटर्न के अंदर भी डिस्कस कर लेंगे। तो हम इस क्वेश्चन के फैक्ट्स को देखते हैं, देन हम देखते हैं कि क्या लॉज एप्लीकेबल होंगे एंड देन क्या इसका आंसर होगा। इसके फैक्ट्स के ऊपर अगर हम आए तो दो व्यक्ति होते हैं, ए और बी, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होते हैं कि आपस में वो कुछ काम करेंगे 2 साल के लिए, और उस एग्रीमेंट के अंदर वो एक आर्बिट्रेशन क्लॉज को भी रखते होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है उसके बाद ए जो है, मान लो बी के ऊपर एक सिविल रिकवरी का सूट डालता है कि मैंने तुझसे कुछ अमाउंट जो है, कोई ड्यू जो है वो तुझसे रिकवर करना है, पैसा तुझसे कुछ लेना है। अब जब ये सूट डाल देता है तो जो अपोजिट पार्टी होती है, जो डिफेंडेंट होता है, वो क्या करता है, सेक्शन 20 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट की एप्लीकेशन मूव करता है और साथ ही साथ स्टे ऑफ द प्रोसीडिंग की एप्लीकेशन भी मूव करता है। सेक्शन 20 आर्बिट्रेशन एक्ट का बेसिकली यही बोलता है कि अगर आपके बीच में कोई एग्रीमेंट है जिसके अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉज है या आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट है, तो जो आपका अगर कोई डिस्प्यूट राइज होगा वो आर्बिट्रेटर के थ्रू रिजॉल्व होगा, और उसके लिए आपको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रोड्यूस करना होगा कोर्ट के अंदर, और उसके बाद कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो उस मैटर को वो आर्बिट्रेटर को रेफर कर देगा, तो इस चीज़ की एप्लीकेशन लगाता है। लेकिन इसकी ये दोनों ही एप्लीकेशन जो होती हैं वो डिसमिस हो जाती है प्रोसीडिंग को स्टे करने की, और जो सेक्शन 20 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट की है, ये दोनों की दोनों एप्लीकेशन उसकी डिसमिस हो जाती है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर यही व्यक्ति जिसने एप्लीकेशन लगाई थी सेक्शन 20 की और स्टे की, वो क्या करता है, बोलता है कि जो मैंने सेक्शन 20 की एप्लीकेशन लगाई थी ना, इसको रिकवरी ऑफ द सूट की एप्लीकेशन मान लिया जाए, और मैं इसके लिए सेक्शन 16 ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन लगाता हूँ कि मैं मेरी उसको अमेंड करके सिर्फ मेरा रिलीफ चेंज कर लिया जाए उसके अंदर, और वहाँ पे जो मैं बोल रहा था कि एग्रीमेंट प्रोड्यूस करना और इसको आर्बिट्रेशन को रेफर करना, इसकी जगह पे आप सिर्फ इसको इतना मान लो कि मैं इससे जो अमाउंट है वो रिकवर करना चाहता हूँ, इसको रिकवरी ऑफ सूट ही मान लो आप मेरी सेक्शन 20 की एप्लीकेशन को। वो ये बोलता है, इतनी चीज़ होती है। और साथ ही साथ बोलता है कि अगर सिर्फ 617 से ऐसा नहीं होता तो सेक्शन 151 को कंसीडर करते हुए सीपीसी के आप इसको मान लो, क्योंकि कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है। तो इतने से बात बोलता है, साथ में जो बेसिक चीज़ें होती हैं ऑर्डर 6 रूल 17 की, कि अगर ये अमेंडमेंट की जाएगी तो कोई प्रिजुडिस नहीं होगा, कोई किसी भी तरीके से उसका राइट जो है वो इफेक्ट नहीं होगा, ये सारी चीज़ें वो बोलता है। तो अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है बीइंग अ जज कि आप 617 की एप्लीकेशन को किस तरीके से डिसाइड करोगे। तो जब आप अपना आंसर लिखोगे मेंस के अंदर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑर्डर 6 रूल 17 को समझाना है कि ऑर्डर 6 रूल 17 होता क्या है। तो बेसिकली आप उसके अंदर लिख सकते हो कि ऑर्डर 6 रूल 17 ये बोलता है, क्योंकि आपको सबसे पहले प्रोविजन बताना है जिसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम बेयर रीडिंग भी करें ऑर्डर 6 रूल 17 की, तो वो इतना ही बोलता है कि जो कोर्ट है किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग पे क्या कर सकता है, किसी भी पार्टी को, दोनों में से किसी भी पार्टी को अलाउ कर सकता है कि वो अपनी प्लीडिंग्स को अल्टर या अमेंड कर ले, चेंज कर ले, या मतलब किसी भी तरीके से कुछ उसके अंदर चेंजेस ले आए। His pleading in such a manner and on such a terms as may be just। तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वो जस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी चेंजेस किए जा रहे हैं उसके अंदर, बट दोज चेंजेस शुड बी जस्ट। And all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining real question in the कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज की, उस अमेंडमेंट के चलते जो भी आपके बीच में रियल कंट्रोवर्सी या रियल डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो सकेगा, तो वो वाले जो अमेंडमेंट्स है वो अलाउ हो जाने चाहिए। बट इसके प्रोविजो के अंदर ये लिखा हुआ है, जब ऑर्डर 6 रूल 17 को पढ़ोगे, कि ये जो अमेंडमेंट है वो जनरली कब अलाउ होनी चाहिए, कि जो भी एप्लीकेशन होगी शेल नॉट बी अलाउड आफ्टर द ट्रायल हैज कमेंस, कि एक बार जब ट्रायल कमेंस हो गया तो उसके बाद ये अलाउ नहीं होनी चाहिए। कब अलाउ होनी चाहिए वो भी बता रखा है, और ट्रायल कब कमेंस होता है, जब आपके इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि आपका ट्रायल जो वो कमेंस हो गया। तो बोलता है कि अगर इशू फ्रेम होने के बाद भी अगर आपको प्लीडिंग को अमेंड करने देना है, तो वो किस सिचुएशन के अंदर आप प्लीडिंग को अमेंड करने दे सकते हो। तो उसके लिए बोला है, अनलेस द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट इन स्पाइट ऑफ द ड्यू डिलिजेंस द पार्टी कुड नॉट हैव रेज द मैटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, की उन्होंने अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस के बावजूद भी ट्रायल स्टार्ट होने से पहले पार्टीज जो हैं वो चीज़ कोर्ट के सामने नहीं लेके आ पाई, तो उस सिचुएशन के अंदर ट्रायल शुरू होने के बाद भी आपकी एप्लीकेशन को, मतलब आपकी प्लीडिंग को अमेंड करने दिया जा सकता है इस एप्लीकेशन को अलाउ करके। तो 6-17 इतनी बात करता है कि किस तरीके से आप अपनी प्लीडिंग्स को अमेंड कर सकते होते हैं। ये चीज़ हमें ऑर्डर 6 रूल 17 में बता रखी है, जिसकी एप्लीकेशन यहाँ पे लगी हुई है, इस क्वेश्चन के अंदर लगी हुई है। अब
यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का, एपेक्स कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आता है जिसके अंदर समझाया जाता है कि किस सिचुएशन के अंदर आपको अलाउ कर देना चाहिए ऑर्डर 6 रूल 17 को इवन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। तो वो जो लैंडमार्क केस है उसका नाम है BKN पिलाई वर्सेस P पिलाई AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट 614। इस केस के अंदर टोटली डिस्कस किया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, या सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किस सिचुएशन के अंदर ऑर्डर 6 रूल 17 जो है वो अलाउ कर देनी चाहिए एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बाय दी कोर्ट। तो बेसिकली अगर आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो उसके अंदर यही बोला गया है कि कोर्ट को ये एप्लीकेशन तब अलाउ कर देनी चाहिए जैसा कि सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि वो अमेंडमेंट जस्ट होनी चाहिए, उसके चलते जो नेचर ऑफ द सूट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, सामने वाली पार्टी को कोई प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए, या फिर अगर प्रिजुडिस भी हो रहा है तो कॉस्ट लगा के, कि अगर कुछ एक सर्टेन अमाउंट की कॉस्ट लगा के अगर वो प्रिजुडिस हट भी रहा है, कंपनसेटरी नेचर है, तो फिर आप उसको अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस अमेंडमेंट को अलाउ मत कीजिए। तो ये जो गाइडेंस है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट के अंदर, पिलाई वाले जजमेंट के अंदर दी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारे फैक्ट्स हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे सेक्शन 20 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट की एप्लीकेशन मूव की गई सिविल सूट के अंदर कि ये जो मैटर है इसको भेज दिया जाए आर्बिट्रेटर के पास, लेकिन वो एप्लीकेशन जो है वो डिसमिस हो जाती है और बाद में ये बोला जाता है कि आप 617 को अलाउ करके मेरा रिलीफ जो है वो चेंज कर दीजिए। तो अगर हम देखें जो 617 की एप्लीकेशन है जो कि अमेंडमेंट के लिए फाइल हुई थी, वो बेसिकली जो अपोज की गई अपोजिट पार्टी से, वो किस बेसिस पे अपोज की गई, मतलब अपोजिट पार्टी ने क्या बोला कि अलाउ नहीं होनी चाहिए। तो अपोजिट पार्टी ने बोला था कि अगर 617 अलाउ होगी, यानी कि सेक्शन 20 को आप सिविल सूट ट्रीट करोगे, तो उससे क्या होगा, नेचर एंड करेक्टर ऑफ द सूट चेंज हो जाएगा। पहली बात तो ये बोली थी अपोजिट पार्टी ने। दूसरा कि ये बार्ड बाय द लिमिटेशन भी है कि आप बहुत सालों बाद इस एप्लीकेशन को लगा रहे हो, तो ये अपने आप में बार्ड है। ये दो डिफेंस लिए थे अपोजिट पार्टी ने। तो हमें यही बात समझ आती है। अब जब आप इसको मेंस में लिखोगे तो आप बहुत एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको कंक्लूजन में बताऊं तो इससे यही होगा कि अगर आपकी एप्लीकेशन मूव कर दी अलाउ कर दी जाएगी, तो ऑब्वियसली इससे जो आपका करेक्टर ऑफ द सूट है वो चेंज होगा ही होगा। क्यों चेंज होगा कि एक तरफ तो आप क्या मांग रहे थे कि आपको ये जो है आर्बिट्रेशन में रेफर कर दिया जाए और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। अब दूसरी तरफ आप इसको सिविल सूट में कन्वर्ट करना चाहते हो और रिकवरी मांगना चाहते हो। हालांकि जब आप सेक्शन 20 सब सेक्शन 2 पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि उसके अंदर एक तरीका बता रखा है कि आपको एप्लीकेशन कैसे मूव करनी होती है कोर्ट के अंदर सेक्शन 20 की, जिसके अंदर ये बताया है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो नंबर्ड होनी चाहिए, टाइटल्ड होनी चाहिए, यानी कि एक तरीका बताया गया। लेकिन उसको ये नहीं बोला गया वहां पे सेक्शन 20 के अंदर कहीं पे भी कि ये जो एप्लीकेशन है वो पिटीशन की तरह ट्रीट होगी सीपीसी के अंदर। अगर ये बात बोल दी जाती तो यहाँ पे हम इस बात को कंसीडर कर सकते थे, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि इस एप्लीकेशन को सीपीसी की तरह पिटीशन की तरह यूज किया जा सकता है या माना जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर इस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया जाएगा ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन को, तो इससे जो प्योर नेचर ऑफ द सूट है, जो नेचर ऑफ द सूट आप बोल सकते हो, करेक्टर ऑफ द सूट आप बोल सकते हो, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और सामने वाली पार्टी को इससे प्रिजुडिस होगा, उससे इफेक्ट होगा, जो कि कॉस्ट के थ्रू कंपनसेट नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पे आप इसका ये आंसर दे सकते हैं कि ये एप्लीकेशन अलाउ नहीं होनी चाहिए और ये एप्लीकेशन डिसमिस होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को बता सकते हैं इन फैक्ट्स के रिगार्डिंग। सो आई होप आपको समझ आया कि किस तरीके से आप ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन को अलाउ कर सकते हो और कब अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप जुडिशरी की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और अपनी जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप कुछ सब्जेक्ट वाइज भी क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी आप इनिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।